का इसको मान। तो क्वांटम फिजिक्स जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कई ऐसे विचार हैं, पर्टिकुलरली जो वेदांत वगैरह में, वो इस ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटते हैं। एक भूताकाश है जो मटेरियल वर्ल्ड है, एक मनोकाश है जो साइकिक वर्ल्ड है, और एक चिदाकाश है जो कॉन्शियस वर्ल्ड है। इन तीनों के नियम अलग अलग हैं। हम केवल फिजिक्स पॉइंट की ऑफ व्यू से, अर्थात हम केवल मटेरियल वर्ल्ड की बात करेंगे, क्योंकि उनके नियम जो है वो विज्ञान ने खोजे हैं। ये मनोकाश और चिदाकाश के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रह्मांड एक क्वार्क, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क, लेप्टॉन और फोर्स कैरियर, ये 3 पार्टिकल से जुड़ के हम एटम बनाते हैं। एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड से रॉक्स बनती हैं, रॉक से जब ग्रेविटेशनल फोर्स से वो सब इकट्ठा हो जाते हैं तो प्लैनेट्स हैं, फिर स्टार्स है, फिर गैलेक्सी है, और फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है या यूनिवर्स है। तो ये इनमें ये पूरा मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू साइज है। तो इनके नियम जो हैं, मॉलिक्यूल से छोटे उनके नियम अलग हैं, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। और मॉलिक्यूल से बड़े जो हैं उनके नियम अलग हैं। उसमें डिटर्मिनिस्टिक जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम लागू होते हैं, और जो छोटे जो सूक्ष्म जो हैं उनमें क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लागू होते हैं। तो पहला तो ये विभाजन है कि सारा मटेरियल है वो हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, ग्रोस एंड फाइन, या जिसको कहते हैं हम सूक्ष्म। और इनके नियम हम समझने की चेष्टा करेंगे। अब क्वांटम फिजिक्स क्या है, वो सूक्ष्म पे लागू होती है। क्वांटम का मतलब होता है पैकेज। हर चीज पैकेज में चलती है, इंडिविजुअली नहीं चलती। और ऐसा स्टेटमेंट फाइन वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, उन्होंने लिखा है कि इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स देन यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब ये समझने लायक चीज नहीं है, ये खाली जानने के लिए है कि ये कैसे ऑपरेट होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हैं, उससे ये 6 जो मैंने सब डिवीजन किए हैं। एक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, के पार्टिकल जो है सूक्ष्म जगत में वो पार्टिकल है, कण भी हैं और वेव भी हैं, दोनों। इसको डुअलिटी या द्वैतवाद कह सकते हैं हम। द्वैतवाद की काफ़ी चर्चा होती है वेदांत के संदर्भ में। एकांत अनेकांतवाद, एकांतवाद और द्वैतवाद। तो एक्सक्यूज मी। तो वेव और पार्टिकल, कभी वेव है कभी पार्टिकल है, और ए पार्टिकल इज बोथ ए वेव एंड ए पार्टिकल समटाइम्स। और दूसरा जो सिद्धांत निकल के आता है वो कॉम्प्लीमेंटरिटी है, कि ये दोनों जो नेचर है, स्वभाव इसको कह सकते हैं हम, सूक्ष्म जगत का स्वभाव है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप खाली एक के प्रॉपर्टी जान के दूसरे की प्रॉपर्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा जो सिद्धांत निकल के आता है वो एंटेंगलमेंट है, कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर वस्तु एक दूसरे को प्रभावित करती है, हर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि हर नॉलेज का लिमिट है, हम हर चीज जान नहीं सकते। ये एक इसलिए नहीं जान सकते कि हमारी इंद्रियां जो है वो परफेक्ट नहीं है, सक्षम नहीं है, पर ऐसा वास्तव में जो वस्तु स्थिति है वो ऐसी है कि कोई चीज के बारे में आप हर चीज नहीं जान सकते।
जैसे इसका उदाहरण देते हैं एनर्जी और टाइम, या स्थान और मोमेंटम। एक्स मतलब वो कहाँ पर है, एक गाड़ी जा रही है तो अपन उसका जब गाड़ी तो वो उसका किस स्थान पर है और किस गति से जा रही है या उसका क्या मोमेंटम है, ये हम दोनों मालूम कर सकते हैं। परंतु सूक्ष्म वर्ल्ड में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो या तो आप उसकी पोजीशन बहुत क्लियरली जान लेंगे तो मोमेंटम जानने में आपको एरर आएगी, और या मोमेंटम निकालेंगे तो उसकी आप स्थिति जो है वो अच्छी तरह परफेक्शन विदाउट एरर्स नहीं जान सकते। ये इस पेयर को स्थान और मोमेंटम, या यही चीज एनर्जी और टाइम पर है, किस टाइम पर कितनी एनर्जी है। या तो आप टाइम को जान लीजिए परफेक्शन में, या एरर फ्री जानना असंभव है। इसको हाइजेनबर्ग ने प्रस्तुत किया था, इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये भी एक इसका क्वांटम फिजिक्स का कोरोलरी है, उसका एक नियम है। और एक है क्वांटम टनलिंग। नॉर्मली एक दीवार पे आप एक बॉल फेंकेंगे तो वो दीवार को क्रॉस नहीं करेगी, पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को फेंकें तो वो दीवार को भी क्रॉस कर लेगा। उसको टनलिंग कहते हैं, मतलब वो टनल में होके दूसरे पार चला जाएगा। पार्टिकल कैन पास थ्रू ए बैरियर। अब आप ये मत पूछिए कि कैसे होता है, परंतु ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। और दूसरा एक बहुत ही अजीब सा विचित्र ये सिद्धांत है कि एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व इट। इसके लिए वो फेमस आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि आंखें बंद कर लें तो चंद्रमा भी गायब हो जाता है। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो द ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो नोअर। तो ये एक्चुअली जैन धर्म के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो ये 6 प्रिंसिपल जो हैं ये निकल के आते हैं क्वांटम फिजिक्स से, और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई भी चर्चा करें, चाहे धर्म के बारे में करें या अध्यात्म के बारे में करें, तो ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर में मैंने ये चर्चा की थी कि ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का किस प्रकार डिस्कवरी हुई, कि ये चर्च का एक ऊपर का टावर है, इसमें एक छेद था, उसमें सूर्य की किरणें आती थी और जमीन पर वो एक स्पॉट, ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक छेद, पेपर पे छेद लेंगे और उसमें सूर्य की किरणें आएंगी तो जमीन पर जो है वो एक स्पॉट बनेगा। पर कुछ समय के बाद में वो बारिश वगैरह की वजह से 2 स्पॉट हो गए। जब 2 स्पॉट हो गए तो लोग सोच रहे थे कि जो फोटोन जो आते हैं, लाइट जो आ रही है, उसको पार्टिकल माना जाता था कि ये पार्टिकल हैं, तो 2 स्पॉट होने चाहिए। पर वो 2 स्पॉट क्या, ये एक स्पॉट ही गायब हो गया और उसकी जगह इस प्रकार की ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस बन गई। ये लाइंस जो हैं ये इंटरफेरेंस लाइंस हैं, यहाँ पर ज़्यादा फोटोन्स आ रहे हैं, यहाँ कम आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ कम आ रहे हैं, तो इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ये मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे ये उत्पन्न होते हैं। पर ये सिद्ध करता है कि जो पार्टिकल हैं वो एक्चुअली वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ जब वो सिंगल है तब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये इसके 2 रूप हुए। तो वस्तु का स्वभाव भी फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। अब हम इसको इस प्रकार समझने का प्रयत्न करेंगे। ये प्लैंक ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। एक पाइप लें आप और उसको गर्म करें तो उसमें से रोशनी निकलेगी। आपने देखा होगा लोहार के यहाँ वो रॉड गर्म करता है, तो पहले तो रॉड में से पीला रंग निकलता है, फिर ब्लू हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वाइट कलर की हो जाती है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका रंग बदलता है। रंग बदलता है मतलब
कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसा हम अब समझते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, उसके फोटॉन्स ज़्यादा एनर्जी वाले हो जाते हैं। तो उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको पता चला कि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता है। हम इसको ऐसे समझें कि अपने को यहाँ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ऊपर जाना है तो दो प्रकार से जा सकते हैं, एक तो रैंप पे चढ़ के और एक सीढ़ी पे चढ़ के। तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि सीढ़ी के हिसाब से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इकट्ठी होती रहेगी और वो यहाँ पहुंच जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं कंटिन्यूसली, रैंप की तरह नहीं बढ़ेगी, एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं बढ़ेगी, फिर कुछ और एनर्जी इकट्ठी करके दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ये फिर सेकंड स्टेप आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। तो उसने ये सिद्धांत दिया था कि एनर्जी मूव्स इन पैकेट्स, उन पैकेट्स को उसने क्वांटा कहा। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है, ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डिस्कवरीज ऑफ फिजिक्स। हम जो अपने को जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, जो ग्रोस है, उस पर ये अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो सूक्ष्म है वो इस पैकेट द्वारा उसकी एनर्जी और उसके कई जो स्टेट्स हैं जिनको हम क्वांटम स्टेट्स बोलते हैं, वो सब इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, यानी वो स्टेप्स में चलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं चलते हैं। उसने एक फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको कहा कि मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। E इज इक्वल टू एच न्यू। एच का जो है हम इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो स्टेप में बढ़ती है। तो ये एक बहुत फंडामेंटल धारणा बनी। अब इसके लिए थॉमस यंग ने, ये मतलब काफी एक विवादित विषय रहा कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या फोटोन है, ये जो लाइट के पार्टिकल हैं ये एक्चुअली वेव है या पार्टिकल हैं, कण हैं या तरंगे हैं, ये इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए। तो थॉमस यंग एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने एक टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, वो परफॉर्म किया और उसके कई इम्प्रूवमेंट भी लोगों ने किए। तो एक तो वन स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक खड्डा है या एक स्लिट जिसको बोलते हैं, उसमें से लाइट जा रही, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, आपको उसका स्पॉट दिखेगा। जब दो हो गए तो स्पॉट डिसअपियर्स एंड इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर्स, जो मैंने अभी बताया आपको। फिर इन्होंने कहा कि ये कैसे होता है, ये समझने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि ये एक लैंप है, इसमें से एक कोहेरेंट लाइट हम कहेंगे निकलती है। कोहेरेंट मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है, वो जाती है, यहाँ दो खड्डे हैं या दो स्लिट हैं, उसमें से जाके यहाँ ये इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने आपको बताया। तो ये जो वेव निकलती है, अगर वेव है ये इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर इधर से वेव अलग निकलेगी, इधर से वेव अलग निकलेगी, और ये दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे, मतलब कहीं पर एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, कहीं वीक होगी। तो जहाँ स्ट्रेंथन करेंगे वहाँ वाइट होगा और जहाँ डार्क होगा उसके बाद में, इस प्रकार अल्टरनेटिव ये बनते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसके बाद में यहाँ एक डिटेक्टर रखा कि भाई हम पार्टिकल ये कब वेव बनता है ये जानने के लिए। तो एक डिटेक्टर यहाँ रखा, एक डिटेक्टर यहाँ रखा। ये डिटेक्टर जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तब ये लाइट जल जाएगी यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और जब ये यहाँ आए यहाँ लाइट जल गई। तो आधे इसमें से गए, आधे इसमें से गए, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। पर ये तो समझ में आ गया इतना। तो उसके बाद में एक बड़ी विचित्र घटना घटी कि आप जब डिटेक्टर रखते हो तो पार्टिकल अलग प्रकार से बिहेव करता है, और जब डिटेक्टर हटा देते हो तो अलग प्रकार से बिहेव करता है। अगर डिटेक्टर रखते हो तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और डिटेक्टर हटा देते हैं तो वो
वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये बड़ी विचित्र ऑब्जर्वेशन है। और यहां तक हुआ कि जब डिटेक्टर आपने रख दिया तो, और उसका आपने प्लग निकाल दिया, वो चालू नहीं है, तो भी उसको पता चलता है, यानी पार्टिकल निकल गया और आपने डिटेक्टर बंद कर दिया तो भी वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है। उसको पता कैसे चलता है कि पार्टिकल को कि यहाँ पर डिटेक्टर है या नहीं है? अगर है तो वो एक प्रकार से बिहेव करेगा, नहीं है तो एक प्रकार से बिहेव करेगा। तो कई लोगों ने ऐसा कहा है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये एक्चुअली ये क्वालिटी तो साइकिक वर्ल्ड की है। कोई आपको ऑब्जर्व करता है तो आपका बिहेवियर अलग होता है, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं करता, आप अकेले में बैठे हैं कमरे में तो आपका बिहेवियर अलग होगा, कोई आ गया तो आप एकदम से चौंक जाते हैं। तो ये पार्टिकल्स भी करीब करीब इस प्रकार बिहेव करते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ा विचित्र एक बिहेवियर के बारे में है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें अगर आप पार्टिकल को देखें तो वो एक प्रकार से बिहेव करेगा, नहीं देखें तो वो दूसरे प्रकार से बिहेव करेगा। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट ये स्लिट के साथ किए गए, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट विद डिटेक्टर्स एंड डबल स्लिट विद डिटेक्टर्स इंसर्टेड लेटर या एक्टिवेटेड लेटर। तो ये बड़ा ये भी जानने लायक है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात की कि ये दोनों बिहेवियर जो हैं ये पूरक हैं। इसके लिए नील्स बोर, जिसने ये क्वांटम फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया, उसने ये चाइनीज एम्ब्लेम लिया था, और चाइनीज में यिन एंड यांग, ये 2 प्रकार का ये एक गोलाकार है, इसमें 2 मछलियां होती है, एक मछली सफेद है, एक मछली काली है। काली मछली की आंख सफेद है और सफेद मछली की आंख काली है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरी चीज समझने के लिए आपको दोनों चीज समझनी पड़ेगी, दोनों के स्वभाव समझने पड़ेंगे, तभी आप जाकर के उसके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है। और मैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में इतना ही बतलाना चाहता था, पर इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये वास्तव में एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों प्रकार से एस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद में हम ये दूसरा टॉपिक लेते हैं कि आर देयर एनी रियल्स इन दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें सत्य क्या है, जिसको हम जैनिज्म की दृष्टि से कहते हैं कि सत्य क्या है, जो सब दिखाई देता है वो सच्चा है या नहीं है, वास्तव में है या नहीं है। तो कितने प्रकार के सत्य हैं। जैनिज्म में तो आपसे बहुत से कुछ लोग जैन धर्म के बारे में जानते हैं, तो वहाँ 6 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। पर विज्ञान की दृष्टि से न्यूटन ने पहले तो बताया कि मैटर जो है, पदार्थ, वो सत्य है, उसके मास होता है वो सत्य है, स्पेस है जिसमें ये मैटर रहती है वो सत्य है, समय है वो सत्य है। फिर फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस की हमने बात की थी। न्यूक्लियर फोर्स होते हैं 2 प्रकार के, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिससे प्रोटॉन बनता है क्वार्क मिलके, और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स जिससे फॉर एग्जांपल सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती है, गर्मी बनती है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन सूर्य में होते हैं जैसे बीटा डीके वगैरह। तो 2 प्रकार के न्यूक्लियर फोर्स हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, उससे आप सब परिचित ही हैं, जिससे हमारी बिजली जलती है, जिससे हमारा मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फिर एक ग्रेविटी है, जिससे ये पृथ्वी बनी है, पदार्थ मिल करके, और सूर्य और चंद्रमा और सितारे और गैलेक्सी बनी है। तो 4 प्रकार के फोर्स हैं, वो सत्य है। और एक मोशन, गति जिसको कहते हैं हम, कि क्या स्पीड है। तो न्यूटन ने ये सब चीज़ों को सच्चा बताया, एब्सोल्यूट ऐसा कहा उसने कि स्पेस, एब्सोल्यूट स्पेस इज देयर, एब्सोल्यूट टाइम इज देयर, जिसको हम निश्चय नय की दृष्टि से भी कह सकते हैं। पर न्यूटन ने इन दोनों को जोड़ दिया, मास और फोर्स,
उसने एक सिंपल फॉर्मूला दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करेगा, अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वही एक्सेलरेशन लेने के लिए। तो उसने ये फोर्स और मोशन को जो है, मोमेंटम को, इनको कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी कैसे उत्पन्न होती है। तो न्यूटन भी सही है, कई लोगों की धारणा है ऐसी कि न्यूटन ने जो बताया वो आइंस्टाइन ने उसका इम्प्रूवमेंट तो किया, पर न्यूटन गलत नहीं है। अभी भी जो सारे हमारे वायुयान या कार या जो भी मशीनें चलती है वो सब न्यूटन के फॉर्मूला से ही हम कैलकुलेट करते हैं। आइंस्टाइन ने केवल वो ये बताया कि ये ग्रेविटी कोई एक्चुअली वास्तव में फोर्स नहीं है, पर ये कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, ये बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए। ब्रह्मांड में ये सब जगह लागू होते हैं कि फर्स्ट लॉ इज कि ऑब्जेक्ट इन मोशन और एट रेस्ट रिमेन इन द सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इम्पोजेज ए चेंज। अगर कोई चीज पड़ी है तो पड़ी रहेगी, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करें वो अपने आप चालू नहीं होगी। अगर कोई चीज स्ट्रीम लाइन में चल रही है तो वो चलती रहेगी, वो अपने आप रुकेगी नहीं जब तक कोई फोर्स उसको बंद नहीं कर दे। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व का गुण जिसको कह सकते हैं हम। तो ये फर्स्ट लॉ है कि एनीथिंग विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन continues to do so unless some force acts on it and changes its direction or stops it or brings a change। और जो चीज वस्तुतः गतिमान नहीं है वो वैसे ही रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑल्सो एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। सेकंड जो नियम उसने दिया, the force acting on an object is equal to the mass of the object multiplied by its acceleration। मैंने इसकी चर्चा की थी कि force is proportional to mass। and third one which is very important, ये आध्यात्म के स्फीयर में भी लागू होता है। for every action there is an equal and opposite reaction। ये जो हमारे रॉकेट वगैरह चलते हैं, स्पेस में जाते हैं, ये इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। वो जेट बाहर निकलता है तो रॉकेट ऊपर चढ़ता है। जब फ्यूल जलाते हैं प्रेशर बढ़ता है, जेट नीचे निकलता है तो वो नीचे तो आता है पर वो साथ में उसका रिएक्शन जो होता है उससे रॉकेट ऊपर जाता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो नियम दिए न्यूटन ने, इसके बाद में एक दूसरा डेवलपमेंट हुआ, वो एक स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। तो इसके लिए एक माइकलसन मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये जैसे सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर पृथ्वी इस गति से जाएगी और एक ईथर जो है भरा हुआ है ब्रह्मांड ईथर से, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसको रोकेगा। तो और जब वो पृथ्वी यहाँ से यहाँ आएगी तो वो ईथर उसको हेल्प करेगा जाने में, तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ जा रही थी तो भी उतनी स्पीड थी, और यहाँ से यहाँ आ रही थी तो भी उतनी स्पीड थी। मतलब इससे दो चीज सिद्ध की उसने कि एक तो ईथर नाम की कोई चीज नहीं है, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। तो उसके बाद में आइंस्टाइन जब आए तो उन्होंने इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आइंस्टाइन के पहले मिन्कोस्की एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा स्पेस एंड टाइम इज रिलेटेड।
मतलब आकाश और काल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं है। ये बड़ा अजीब लगता है। स्पेस के बारे में तो हम जानते हैं कि हमारे जो आकाश है या जो स्पेस है हमारे चारों तरफ, वो 3 डायमेंशनल होती है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ये 3 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड अप एंड डाउन। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, पर उसने टाइम इसमें और जोड़ दिया और उसको 4th डायमेंशनल स्पेस टाइम ऐसा बताया। तो जिस प्रकार न्यूटन ने फोर्स और मास को कनेक्ट किया था, वैसे ही मिन्कोस्की ने स्पेस और टाइम को कनेक्ट कर दिया। पर आइंस्टाइन ने उससे भी बड़ा बड़ा प्रस्ताव रखा। उसने कहा स्पेस, टाइम, स्पीड एंड मास, ये चारों एक दूसरे से संबंधित है। ये समझने लायक थ्योरी है, इसको थोड़ा गहनता से अध्ययन करना चाहिए। स्पेस मतलब जिसमें हम स्थित हैं, जिसको हम आकाश कहते हैं। काल, चलो ये भी मान लिया, ये दोनों रिलेटेड हैं। पर स्पीड यानी गति, जिस स्पीड से चीजें जाती है, और वो उसकी मास, वो कितने उसमें मास है, वो ये चारों चीजें कनेक्टेड हैं, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। स्पीड अफेक्ट्स मास, टाइम एंड स्पेस। स्पेस को आप लेंथ गिन लीजिए, मान लो लंबाई। और तो और उसके बाद में जब हम ग्रेविटी भी इसमें इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कनेक्ट्स मास, टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी, ऑल दीज फोर थिंग्स। हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कुछ समय बाद में। तो उसने, आइंस्टाइन ने 2 थ्योरीज दी रिलेटिविटी की। इसको हम जो सापेक्षवाद की बात करते हैं जैन धर्म से, उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। वो एक्चुअली इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो इन चारों चीजों के रिलेशन को बताती है कि मास, टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी आर ऑल रिलेटेड, ईच वन अफेक्ट्स द अदर। तो आपने सुना होगा कि जब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं, ये मामूली स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, और इसमें इसका हम नाप नहीं सकते, हालांकि वहाँ भी ये लागू होती है। पर वो जब किलोमीटर पर सेकंड या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जाते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी मेजरेबल हो जाता है। तो जब ये जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में बहुत गति से, तो इनकी हाइट कम हो जाती है। या आप कोई भी वस्तु भेजेंगे तो उसकी भी हाइट कम हो जाएगी, बहुत मामूली कम होगी, लेकिन कम हो जाएगी। ये मेजरमेंट करके सिद्ध किया गया है। और आप घड़ी भेजेंगे तो उसमें जो समय है वो भी बहुत धीमी गति से चलेगा। ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। तो आपने एक घड़ी भेजी स्पेस में, तो वो कई दिनों में या कई वर्षों में 1 सेकंड या कुछ ऐसी कम हो जाएगी, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब स्पीड से जा रही है। तो जब ये एक मतलब अपनी उम्र बढ़ाने का भी एक तरीका है, इन द लाइटर वेन आई मस्ट से। आप जितने तीव्र गति से आप मूवमेंट करेंगे, तो आपकी उम्र बढ़ेगी नहीं। ये ऑलवेज यंग रहने का भी एक इसमें नुस्खा है, पर वो अभी हम उसको एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर पाए। अब ये देखिए आप, एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट्स मास बिकम्स इन्फिनिट। स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर उस स्पीड से कोई चीज जाएगी तो 2 चीजें होगी वहां पर। एक तो घड़ी नहीं चलेगी, टाइम रुक जाएगा, जिसको हम अकाल कहते हैं, मतलब समय बिल्कुल रुक जाएगा। और दूसरा है उसकी जो मास है
वो अनंत हो जाएगी, मतलब आप उसको मूव ही नहीं कर सकते। आप इन्फिनिट फोर्स लगाएंगे तो भी वो मास आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मास जो है वो इन्फिनिट हो गई है। सो डज द एनर्जी। अगर और मास और एनर्जी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया आर रिलेटेड। तो मास इन्फिनिट हो जाएगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इट ऑल्सो बिकम्स इन्फिनिट। दे आर पॉसिबल। आइंस्टाइन केम टू दिस कंक्लूजन कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मैटर टू गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा जो भूताकाश है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम ब्रह्मांड में रहते हैं, जो तारे सितारे, हमारी पृथ्वी चंद्रमा है, इनकी गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती। वो एक लिमिट है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सिद्धांत है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन भी एक प्रकार के पुद्गल या मैटर है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपको कुछ बता रहा हूँ, इसकी गति भी लाइट की गति से अधिक नहीं हो सकती। हम कम्युनिकेट करते हैं यहाँ से थ्रू आवर मोबाइल एंड थ्रू आवर सैटेलाइट, और हम दूसरे देशों से बात करते हैं तो ये रेडियो वेव्स के द्वारा या अन्य कोई लेज़र के द्वारा या जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये इसकी गति फिक्स्ड है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं जा सकती। ना तो इंफॉर्मेशन जा सकती है, ना मैटर जा सकता है। एनर्जी एंड मैटर आर द सेम। द सेकंड थ्योरी विच आइंस्टाइन गेव, इसके बारे में भी हमने पहले बात की थी, E=mc²। आप देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं विज्ञान के, ये बहुत सिंपल हैं। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे स्ट्रिंग थ्योरी में या और कहीं दिए जाते हैं। सिंप्लिसिटी जो है वो भी एक प्रकृति का नियम है, ऐसा हम मान सकते हैं। सिमेट्री तो है ही, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, H E=H nu, E=mc², F=ma। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो एनर्जी एंड मैटर आर द सेम। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंजेबल विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये c² आता है यहाँ, और c आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। उसको आप उससे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, तो 10⁻16 हो जाएगा। तो ये भी आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग है। और अब हम जो हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे। इसका हम पहले कंक्लूड कर लेते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 नियम है। मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल, जैसा मैंने कहा, इज स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरा है कि टाइम जो है कम हो जाता है, टाइम मूव स्लोली इन ए मूविंग सिस्टम, इसके बारे में चर्चा की। और ये इसको फिट्जगेराल्ड जो नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये इसको पहले बताया, कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ डिक्रीजेस व्हेन ए बॉडी मूव्स, जो मैंने चर्चा की कि एस्ट्रोनॉट या हम कोई शिप भी भेजते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप कोई स्पेस सैटेलाइट भेजेंगे तीव्र गति से, तो उसकी जो है स्पीड वो भी कम हो जाएगी। शेषा जी, should I continue or we should take questions now? Because now we are coming to the last topic, that is the general theory of relativity. सर अगर हो सके तो कंटिन्यू कर लेते, फिर एक साथ अपने लास्ट सेशन में क्वेश्चंस सबको बोल, मतलब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन के लिए सबको बोल सकते। ठीक है, ओके। सो आइंस्टाइन ने एक चीज और बताई कि जो ये अगर लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, तो जब ये सूर्य के पास से गुजरेगी लाइट तो ये सूर्य उसको खींच लेना चाहिए ग्रेविटी की वजह से। जैसे यहाँ पर 2 तारे हैं और ये पृथ्वी पे हम बैठे हैं, तो हम इसको देखते हैं, एक तारा यहाँ है, एक तारा यहाँ है। अभी हम बीच में एक
बड़ा सा कोई स्टार डाल दें, तो ये जो लाइट जाएगी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, ये यहाँ बेंड हो जाएगी, क्योंकि या ये तारे की लाइट जो पृथ्वी पे हम देख रहे हैं ये आएगी तो स्ट्रेट नहीं आएगी, ये बेंड हो जाएगी इसकी ग्रेविटी के वजह से। तो ये है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहले हमने बात की थी वेव नेचर ऑफ लाइट। तो कब वेव की तरह बिहेव करेगा, कब पार्टिकल की तरह, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर अगर हम उसको मेजर करें, हम एक पार्टिकल डिटेक्टर लें तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, हम एक वेव डिटेक्टर लें तो वो वेव की तरह डिटेक्ट करेगा। तो ये भी एक बड़ी विचित्र इसकी अवधारणा है कि जो डिटेक्टर लेके आप उसको मेजर करना चाहें वो वैसा ही बन जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लें और हम उसको एक पार्टिकल डिटेक्टर में डालें तो वो पार्टिकल लगेगा, अगर हम उसको एक वेव डिटेक्टर लेके मेजर करें तो वो वेव बन जाएगा। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। तो ये जो तारा है आपको यहाँ नज़र आएगा, क्योंकि लाइट यहाँ बेंड हो गई है और लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ये तारा यहाँ दिखेगा, ये तारा यहाँ दिखेगा। तो इस फिनोमेना को हम ग्रेविटेशनल बेंडिंग कहते हैं। तो जो लाइट आ रही है वो आपको सही जगह नहीं बताती, और जो लाइट आ रही है वो स्पीड से आ रही है। तो जैसे आपने सूर्य को देखा, अभी बाहर जाके आप चंद्रमा को देखेंगे तो वो चंद्रमा नहीं है जो अभी है वहाँ, वो कुछ क्षण पहले का है जब लाइट वहाँ से रवाना हुई थी। तो कुछ सितारे कोई लाइट ईयर्स दूर हैं, जैसे ओरायन में है या और दूसरे सितारे हैं, टॉरस है या जो भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो हमको जो दिखाई देते हैं वो अभी न तो उस स्थान पर है न वैसे हैं जैसे वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सूर्य मान लो रोशनी देना बंद करें तो हमको 5-7 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य की लाइट आना बंद हो गई है, क्योंकि जो लाइट हमारे पास आ रही है वो उसके पहले से जो स्टार्ट हुई लाइट वो है। तो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक कॉरोलरी ये है कि लाइट bends due to mass of a body and this is called gravitational bending. दूसरा ये है कि जो न्यूटन ने कहा था वो एक अलग धारणा, फिनोमेना वही है कि एक हमने उसका जो फॉर्मूला है कि हर चीज एक दूसरी चीज को खींचती है। आपको मैंने वो पिक्चर भी बताई थी कि एप्पल गिरी तो उसने कहा पृथ्वी एप्पल को क्यों, ये एप्पल गिरती क्यों है, तो उसने कहा पृथ्वी इसको खींच रही है अपनी तरफ। सैटेलाइट हम भेजते हैं तो वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो उसके लिए न्यूटन ने कहा कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर वास्तव में ऐसा कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन ने जो कहा वो अलग चीज है। वो कहता है कि जो स्पेस जो है वो खुद ही बेंड हो गई है। तो ये सैटेलाइट ये एक प्रकार की कैविटी में घूम रही है, तो इसलिए इसको हम फोर्स द्वारा रिप्रेजेंट और कैलकुलेट कर सकते हैं। पर वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता है कि स्पेस ही बेंड हो जाती है। अब हमने बहुत बड़ी मास ली, अगर ये तो अब पृथ्वी ली है वो बहुत छोटी है, अगर इसमें हम एक इतनी भारी मास जो हमको पता है ब्लैक होल है, जिससे हमारे मतलब जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में सूर्य से अरबों गुना बड़ा भारी एक पिंड है जिसको ब्लैक होल कहते हैं, तो अगर पृथ्वी इतना बेंड कर सकती है तो ब्लैक होल तो उसको पूरी तरह बेंड कर देगा, और उससे वो जो है इसको वार्म होल कहते हैं, वार्म होल बन जाएगा। मतलब यहाँ आप कोई पार्टिकल रखें इस मुंह पे, एक टनल बन जाएगी, वो एक क्षण से भी कम समय में, जिसको हम ये जैन धर्म में वो समझ जी अपने लेक्चर में बताया था उन्होंने, एक समय में, तो एक समय में वो उधर पहुंच जाएगा।
वॉर्म होल में इतना बैंड हो जाता है स्पेस कि टाइम बिल्कुल जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कुछ भी समय नहीं लगता है। ये शायद जिन्होंने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया उनको विचित्र लगेगी, लेकिन हालांकि हमने कोई अभी स्पेस में वार्म होल कहीं डिस्कवर नहीं हुआ है, पर इट इज बेस्ड ऑन वेरी साउंड काइंड ऑफ थ्योरी। तो आप देखिए जो आकाश है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसकी अवस्था हमेशा एक सी नहीं रहती। उसमें आपने कोई मास या कोई वस्तु डाली तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और उसमें पदार्थ की गति मास पे डिपेंड होगी। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट एवरीथिंग, all the reals are related to each other. This is what is the fundamental principle of general theory of relativity. अब मैं एक और टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा विचित्र है वो भी बता दूं इसको। ये एक जो एक्सपेरिमेंट है वो इसको श्रोडिंगर्स कैट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि मून डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन यू डोंट लुक एट इट। तो इसके लिए श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एक विचार बताया कि एक अगर बिल्ली को रखें हम एक कमरे में और एक बॉटल में जहर डाल दें, तो अगर जहर फैलेगा तो बिल्ली की डेथ हो जाएगी। और एक हम यहाँ रेडियो एक्टिव सोर्स रखें कि जब ये रेडियो एक्टिविटी, ये कई चीज़ें आ गई है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन अगर ये रेडियो एक्टिव रेज निकलेगी, ये गिरेगी, ये फूटेगा तो ये बिल्ली मर जाएगी। अब इसको हमने बंद कर दिया कमरे में और आपसे प्रश्न पूछें कि वो बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है, तो थ्योरेटिकली इसकी जो इक्वेशंस वगैरह डेवलप की गई हैं वो ऐसा कहती है कि बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी है। और वास्तव में क्या है वो दोनों स्टेट में है, लेकिन अगर आपको जानना है तो आपको खोल के देखना पड़ेगा। जब तक आप देखेंगे नहीं आप कह नहीं सकते कि वो बिल्ली जिंदा है या नहीं। तो इसको, इस पजल को श्रोडिंगर्स कैट के नाम से फिजिक्स में जाना जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा, द मून डिसअपियर्स व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट, व्हेन यू आर लुकिंग द मून इज देयर। Actually, there is nothing like a moon. It is all a psychic phenomena. वो खाली क्वार्क, प्रोटॉन्स और एटम्स हैं। वो मून की अनुभूति तो हम जब हमको होती है जब हमारी साइकोलॉजी ऑपरेट करती है, वरना मून, अर्थ, या सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं खाली जो हैं ये क्वार्क्स, लेप्टॉन्स से बने हुए हैं। तो जो मून की अनुभूति है वो तो जब ही होगी जब उसको कोई देखेगा। तो नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, so I want to end here. I want to say that to summarize, एक मिनट, तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है क्योंकि मुझे नहीं पता, इसमें ऑफ कोर्स कई वैज्ञानिक भी हैं, प्रभु ठक्कर भी हैं, पोखरना साहब भी हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एक एलिमेंट्री मतलब दृष्टि हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट इफ आई हैव वेस्टेड योर टाइम, बट मेरा ऐसा ध्यान था। कीर्ति पंड्या जी भी हैं और भी कई लोग हैं जो सब ये जानते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताने की चेष्टा की आज कि क्वांटम वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फेमिलियर वर्ल्ड वेयर वी आर फेमिलियर विद ग्रोस ऑब्जेक्ट्स। वहाँ नियम अलग लागू होते हैं, वहाँ कॉम्प्लीमेंटरिटी है,
अनसर्टेनिटी है, एंटेंगलमेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ नोअर है कि कोई जानने वाला होता है तो उनका बिहेवियर अलग होता है, कोई नहीं देखता है तो बिहेवियर अलग होता है। इसकी कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो अगर कुछ कहना चाहें तो दे आर वेलकम। और फिर हमने दो, ये जो स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। स्पेशल थ्योरी खाली ये कहती है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड नो मैटर, नो इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड एट ए स्पीड ग्रेटर देन दैट। हालांकि जॉर्ज सुदर्शन जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बताया था कि टैक्यॉन्स होते हैं, मैथमेटिकली उन्होंने बताया वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, वो दे ट्रेवल विद स्पीड ग्रेटर देन लाइट। उनको तो 9 बार भी नोबेल प्राइज के लिए मनोनीत किया गया, बट ही वाज नॉट गिवन फॉर सम रीजन और द अदर, अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट वी हैड। और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जनरल थ्योरी सिमिलर टू स्पेशल थ्योरी, बट दे आर वेरी डिफरेंट। जनरल थ्योरी डील्स विद ग्रेविटी एंड स्पेस एंड ऑफ कोर्स मास एंड वेलोसिटी। और ये जो है, ये जो हम सापेक्षवाद की बात करते हैं कई धर्मों में, वो बिल्कुल अलग है। तो मैंने देखा है कि कई विद्वान इन तीनों को एक ही मानते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये क्लैरिफिकेशन करना आवश्यक है। अब इस लेक्चर के साथ मैं ये जो सीरीज़ है हम समाप्त करते हैं अभी, जिसमें पहले हमने कॉन्टेक्स्ट बताया अपने ब्रह्मांड के बारे में, हम कहाँ रहते हैं, जस्ट टू हैव ए करेक्ट वर्ल्ड व्यू, और उसके क्या नियम हैं, इसके 2-3 नियम जो आज मैंने बताए, और कुछ की मैंने पहले भी चर्चा की थी कि सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी, वननेस, कनेक्टेडनेस, ये सब के बारे में मैंने सेल और गैलेक्सी वगैरह के उदाहरण देके बताया था। सो टुडे वी विल, ये समनी जी ने पूछा था कि ये लेक्चर कब तक चलेगा, तो ये आज हम ये फर्स्ट फेज़ इसका समाप्त करते हैं, और अशीषा जी बाद में अनाउंस करेंगी कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, बायोलॉजी लें या उसके लिए हमें दूसरे एक्सपर्ट चाहिएंगे। पर अभी समय पूरा हो रहा है, तो आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना की चेष्टा करूंगा। हाँ सर। पोखरा साहब ने तो हैंड रेस किया ही है, इसके अलावा किसी और के क्वेश्चन है या मैं पोखरा साहब को क्वेश्चन पूछने के लिए अनुरोध करूं? समनी जी का कुछ प्रश्न है? हाँ समनी जी, समनी जी पहले आप पूछ सकते हो, अपना माइक अनम्यूट करिए। भंडारी साहब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। मेरे को एक तो ये जानकारी करनी थी कि ये जो इस तरह का स्पीड या वेलोसिटी या कुछ भी कंसेप्ट है, इससे इसको जानने के बाद क्या कुछ मतलब एक फायदे की चीज विज्ञान के क्षेत्र में देखी जाती है, इस तरह की जो भी स्टडी की जाती है उसका क्या बेनिफिट है, ये थोड़ा मुझे समझना था पहले तो। एक मिनट, ये जरा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ। हाँ, वो दूसरे में ले रहा। आई एम सॉरी, somebody called me. हाँ, can you kindly repeat आप जरा? ओके, मैं ये कह रही हूँ कि हम जो देख रहे हैं या लाइट के आने से हमें जो एक पिक्चर पदार्थ का पता चल रहा है, वो पहले का है या पीछे का है, ये सब कुछ जानने का क्या बेनिफिट है विज्ञान के क्षेत्र में? व्हाई वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ स्टडी, व्हाट वी आर गेटिंग बाय दीज स्टडीज? द पर्पस जो हमारा है, टू गेट ए करेक्ट वर्ल्ड व्यू कि ब्रह्मांड में होता क्या है, उसके नियम क्या हैं। हाँ, क्योंकि नेचर के ये नियमों जानना को जरूरी है बिफोर वी अवर लाइफ। और कुछ अंधविश्वास जो हैं वो दूर हो जाने चाहिए। का पर्पस यही है कि ये ब्रह्मांड किन नियमों के अंतर्गत चलता है। ओके। और दूसरा ये है, जैसे आपने कहा कि टाइम डायलेशन की बात जो कही कि स्पीड के साथ टाइम जो है बहुत कम हो जाता है, यानी टाइम की स्पीड भी कम हो जाती है सपोज।
सो ये मतलब जैनिज्म में भी इसी तरह से स्टडी कहा जाता है कि आप अगर एक ही समय में कोई पदार्थ चल रहा है तो बिल्कुल जिस एक समय में अगर वो पहुंच रहा है तो एक तरह से वो टाइम बिल्कुल नहीं ले रहा है, उसी समय में यहाँ पर है, उसी समय में वो यूनिवर्स के किसी दूसरे कॉर्नर में है। जब स्पीड सबसे फास्ट हो जाती है तो उस समय टाइम बिल्कुल नहीं लगता, वो चीज आपको यहाँ भी दिखती है वहां भी दिखती है और टाइम कुछ भी नहीं लगा उसमें। तो ये टाइम डायलेशन यानी स्पीड के साथ टाइम जो है वो की स्पीड स्लो हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही लगती है। और एक जो आपने कहा कि चंद्रमा को हम देखते हैं तभी वो चंद्रमा है, तो ये देखते हैं तब है और आंखें बंद कर लेते तो नहीं, चंद्रमा नहीं है। आपकी आंखें बंद हैं और आपको नहीं दिखाई दे रहा, किंतु मेरी आंखें खुली है तो मुझे तो दिख ही रहा है ना, 10-50 हजार लोगों को तो दिख ही रहा है। तो इससे हाँ कैसे कहेंगे कि है और नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है ये। दिस इज वन ऑफ द पजल्स, बट वो आपको चंद्रमा जो आपको दिख रहा है वो चंद्रमा तो आपकी अनुभूति है। अगर कोई इट इज चीज ओनली, है नहीं तो वैक्यूम में तो वो अनुभूति नहीं होती है ना, कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसकी अनुभूति किसको हो सकती है क्या? but all what is there is only photons and electrons and protons and quarks. कोई भी There's चीज nothing. अपन, हाँ नहीं, साइंस के क्षेत्र में भी जैसे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से फिर आगे के बड़े कंपाउंड और कंपाउंड से फिर गैलेक्सी, वो मान लीजिए प्लेनेट और स्टार और गैलेक्सी और सुपना गैलेक्सी, इस तरह से जो बात की जा रही है इसका मतलब है कि छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती है ना, कि जस्ट हम उन बड़ी चीजों को सबको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही कहते रहेंगे या प्लेनेट प्लेनेट कुछ नहीं बोलेंगे उन्हें? चीजें असेंबल होकर के बड़ी बनती जाती हैं, पर दिस इज ओनली ऑल मैटर। वो बात तो सही है, कोई भी हम चीज तो है उसका सबसे छोटा पार्टिकल तो एटम ही होगा या परमाणु जिसे हम कहते हैं वही होगा, परंतु उससे जो चीजें कंपाउंड बनते हैं, बड़े स्मॉल कंपाउंड बनते हैं, स्मॉल से बिगर कंपाउंड्स बनते हैं, बिगर से एक प्लैनेट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसको हम क्यों डिनाई कर रहे हैं? हम सब चीजों को जस्ट पार्टिकल थियरी के अंदर या उनको क्वार्क्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से क्यों देख रहे हैं? शमनी जी, मैं दूं इसका आंसर? हाँ बताइए। भंडारी साहब, इसका आंसर मैं दूं? हाँ देखिए, आप इसमें दीजिए। क्या है कि अपन बेसिकली दो चीजें हैं इसमें साइंस के अंदर। हाँ एक होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। हाँ रिडक्शनिस्ट अप्रोच के अंदर वो कहते हैं कि वो क्वार्क का और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है, मतलब। हम्म लेकिन अभी क्या है कि एक नया कंसेप्ट आया है, इमरजेंटिज्म। तो हम्म इमरजेंटिज्म में क्या होता है कि जैसे पानी होता है तो पानी हम्म कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, मतलब। हम्म लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उसमें नए गुण पैदा हो जाते हैं, मतलब जो ना हाइड्रोजन में है ना ऑक्सीजन में है, लेकिन वो पानी में है, मतलब। हाँ तो जो पानी के गुण हैं वो हाइड्रोजन में नहीं है, ऑक्सीजन में भी नहीं है। लेकिन हम्म जब दोनों मिलते हैं तो उससे मतलब उसमें नए गुण आ जाते हैं। तो इसी ढंग हम्म से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे और ये ऐड होते जाएंगे तो उसमें हाँ नए गुण आने की संभावना रहती है, मतलब। तो वो हमको समझना पड़ेगा कि उनका जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं है, मतलब। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत हाँ जरूरी है। हाँ नहीं, वो एक अलग बात हो, अलग थियरी हो गई ना, एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इन चीजों के आपस में मिलने से बड़े कंपाउंड बनते हैं कि नहीं, और हाँ, उनसे बनते उनसे उनसे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको उस ऑब्जेक्ट की व्यू से क्यों नहीं देखा जा रहा है, उनको बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन प्रोटॉन की। जो माना जाता है वो ये है कि नोअर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द नोअर। साउंड की प्रॉब्लम, आवाज हाँ भंडारी साहब, आवाज की प्रॉब्लम। हाँ, उनके मुझे लगता है कि नेट में कुछ इश्यू आ रही है। पोखड़ा जी तो आप, हाँ पोखड़ा जी हाँ आप एक एक्सप्लेन कर रहे थे आप।
हाँ, तो समझी जी, ये जो नए नए जो गुण आते हैं ना, जो जो कंपाउंड बनते जाते हैं, उनमें नई प्रॉपर्टीज आती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में नहीं है, मतलब साफ बात है। वो अपने को इसलिए जो जो बड़ी बड़ी गैलेक्सी बनेगी, वो बनेगी, उनमें जो गुण होंगे वो छोटे छोटे स्टार में नहीं होंगे, मतलब ऐसा कह सकते हैं आप। ओके। और दूसरा रमणी दूसरा जी। क्या था कि आप कह रहे थे कि इसका यूज क्या है, जैसे मान लो, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या है कि 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 3 सैटेलाइट होते हैं, जैसे उसके थ्रू ग्लोबल कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब। तो अभी ऐसा क्या है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, इसका एप्लीकेशन है इसके अंदर, कि वो ये जो अपने टाइम डायलेशन वगैरह जो होते हैं, तो इसके अंदर रियली में होता है, मतलब टाइम डायलेशन, और उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप किया गया है, मतलब। तो उससे क्या है कि सिग्नल अपने पास बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचता है, और वो जो डिले होता है उसको बैलेंस किया जाता है, मतलब। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। और तीसरा मैं कहूंगा कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो एक्चुअली ग्रेविटेशन के लिए, मतलब वो एप्लीकेशन है उसकी, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सिलरेटेड फ्रेम्स होती है उनके लिए होती है। यानी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें जो लीनियर मोशन होती है, यूनिफॉर्म ये लीनियर मोशन, मतलब उसके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सिलरेटेड फ्रेम, मतलब जिनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब, तो उस फ्रेम्स को स्टडी करने के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। पर उसकी एप्लीकेशन ग्रेविटेशन को भी समझने के लिए है, क्योंकि ग्रेविटेशन भी एक ढंग का एक्सेलरेशन है, उसमें रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब। तो ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन था, मैंने कहा मैं बता दूं। ओके। मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आप बताइए। इसमें इसमें भंडारी साहब ने बताया कि बेंडिंग होता है जब वेव्स ट्रैवल करते हैं स्पेस में, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं रेडियो ऑकल्टेशन। तो हमारे जो अभी पोखराना साहब ने बताया, जो कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूसली 36,000 किलोमीटर पर घूमते रहते हैं और सिग्नल भेजते रहते हैं। तो वो सिग्नल एटमॉस्फेयर से पास होके बैंड होके जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है वहां पे रिसीव होता है। तो उससे क्या होता है कि पूरे वो रेडिएशन कैसे बैंड हुआ है उसके हिसाब से पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स कितने हैं, मॉइस्चर कितना है, एंड जो एरोजल पार्टिकल्स कितने हैं, वो सब। तो इससे क्या है, पूरे ग्लोब में वेदर का पूरा 3D मॉडल बन कर पाते हैं। वो आजकल बहुत ही यूजफुल है एंड पूरी ग्लोब में ये डेटा शेयर होता है। उससे हम फ्यूचर में कैसा रहेगा एनवायरनमेंट वो सब कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सो ओके, तो अभी दूसरे भी कुछ क्वेश्चन हैं दूसरे लोगों के, तो वो आप ले लीजिए। मेरे एक दो क्वेश्चन और है तो मैं बाद में कर लूंगी। हाँ रमणी जी। हाँ जस्ट हाँ, वर्षा जी, अगर हो सके तो मैं जिसने पहले रेज किया है उनको चांस दे सकती हूँ। हाँ वर्षा जी, सॉरी फॉर दैट। पोखराना साहब, आपको कुछ पूछ रहे हैं कि मैं विशाल जी कुछ? नहीं, बस हो गया। हाँ विशाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, आपने आज एक लेक्चर में एक स्टेटमेंट बताया कि जितने भी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज पुद्गल। तो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक कैन वी से दैट जो भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो एक प्रकार का पुद्गल ही है, आइदर इट इज वेव और पार्टिकल। विशाल जी, आप क्वेश्चन कर रहे हो पर शायद भंडारी साहब का नेटवर्क इश्यू है, तो पोखराना साहब आप इसका आंसर देना चाहोगे? हाँ नहीं, हो गया, सॉरी हाँ बोलिए, बताइए पोखराना साहब, बताइए। मैं बताऊं? हाँ बताइए। अच्छा विशाल जी, आपने जो कहा ना, मतलब कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो वर्क होता है ना, कंप्यूटर के अंदर बेसिक डेफिनेशन जो इंफॉर्मेशन की है वो लॉजिक सर्किट से आती है, 0 या 1। 0 एक स्टेट है, 1 दूसरी स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, मतलब। और उसको इंफॉर्मेशन का जो बिट है, बिट, उस बिट को क्या
क्या है कि मतलब वो अपने क्लासिकल फिजिक्स में उसको है जो अपने बिट कहते हैं, मतलब बिट की वैल्यू Correct. 0 या 1 हो सकती है, मतलब ठीक है। ठीक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या है कि वो वैल्यू 0 या 1 दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती है, मतलब तो उसमें ठीक है, उसको फिर क्यूबिट कहते हैं, मतलब क्यूबिट। ठीक है, और उस क्यूबिट से जो इंफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट आता है वो उसको क्वांटम इंफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब करेक्ट, ठीक तो है। वो इस बिट से अलग है, मतलब उसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब हाँ, तो वो उसके जो ठीक है सर, हाँ वो तो तो उसके ठीक है, बट एग्जैक्टली आपने जो एग्जांपल अभी बताया ना, जैसे कंप्यूटर में या कोई भी मीडियम से आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हो, चाहे वो थ्रू द मीडियम ऑफ लाइट और थ्रू द मीडियम ऑफ मे बी सम अदर, मतलब जो दूसरे हाँ तरीके हाँ से अगर आप हाँ ट्रांसमिट कर रहे हो, हाँ 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 बट बेसिकली आप एक थ्रू अ स्विचिंग डिवाइस यू आर प्रोड्यूसिंग जीरोस एंड वंस, करेक्ट। हाँ हाँ तो वैसा ही वो दैट इज आर्टिफिशियल डिवाइस, मैन मेड डिवाइस हाँ हाँ विच इज अ स्विच। तो हाँ वैसा ही हमारे जो हमारा माइंड है, जो हमारे हाँ पास प्रज्ञा है, हाँ थ्रू दैट वी आर प्रोड्यूसिंग जीरोस एंड वंस, मतलब हम इंफॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ तो हाँ आई मीन आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दिस लॉजिक दैट यू नो वो भी क्या एक पुद्गल ही है क्या। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि जैसे मन पर्यावय ज्ञान होता है, तो हाँ आप मनोवर्गणा के पुद्गलों को जान सकते हैं। तो हाँ हाँ मनोवर्गणा के विशाल जी पुद्गल ऐसा मतलब क्या हुआ? है, ऐसा विशाल जी ऐसा है कि दीज लॉज आर ओनली एप्लीकेबल इन द फिजिकल डोमेन। मैंने पहले बताया मनोकाश के नियम अलग हैं। जब आप मन वर्गना और आप माइंड की बात और थॉट की बात और मन पर्याय ज्ञान की बात करते हैं, उनके नियम अलग हैं। आई डोंट थिंक देयर इज ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल टू दैट। ये मैंने शुरू में कहा था कि 3 प्रकार के आकाश या ब्रह्मांड या अस्तित्व हैं। आज हम इस लेक्चर में केवल मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, करेक्ट। नॉट ऑफ द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड और द कॉन्शियस वर्ल्ड। तो नहीं सर, मैं ये उसको ले ही नहीं रहा हूँ, मैं प्योरली ये जो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पर बात करते हैं हम सिर्फ उद्गल या पार्टिकल की एट एट अ क्वांटम लेवल अगर आप कहें तो उसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि आपने जैसे बताया आज के इंफॉर्मेशन जो भी है दैट इज ऑल उद्गल। तो वही सेम लॉजिक को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो वेदर दैट कैन बी अप्लाइड और नॉट, बट अगर यहाँ पर अप्लाई हो सकता है तो वहां पे क्यों नहीं हो सकता? वो तो हाँ, तो विशाल विशाल आपका हाँ जी, क्वेश्चन जो है ना, वो आप पहली बात तो ये समझना है कि जो भी ज्ञान जीव को होता है, चाहे वो इंद्रिय के माध्यम से होता है, चाहे मन के माध्यम से होता है, चाहे डायरेक्टली आत्मा के द्वारा होता है, ज्ञान तो आत्मा का क्षोपशम है। ठीक है ना, आत्मा की एबिलिटी है, जानने की ठीक है, क्षमता आत्मा की अपनी है। अब ये बात जरूर है कि वो डिपेंड कर रही है, जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक करेक्ट, आप इंद्रियों के या मन के या माध्यम से करेक्ट, जान रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आप फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो इंद्रियों के रूप में है चाहे मन के रूप में, उसका आप करेक्ट, उपयोग कर रहे हो और उनकी जो लिमिटेशन है वो वर्क करेगी उसमें। ठीक है ना, जितना इंद्रियों में जानने की क्षमता है, जीव उतना ही इंद्रियों के माध्यम से जान पाएगा, या मन में जितनी, मन का जितना क्षोभशम है उस हिसाब से मन से वो उतना ही करेक्ट, सोच पाएगा। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन हो रही है कि फिजिकल हमारी इंद्रियों का जो डेवलपमेंट है, माइंड का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का है, आप उसी तरह से पदार्थों को एक्सेस कर पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे या एनालाइज कर पाएंगे। तो कुछ लोगों में बुद्धि बहुत शार्प होती है, वो बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ लोगों का बिल्कुल यही है कि जब बताया जब उतना ही समझ ले तो बहुत है। तो उनकी अपनी कैपेसिटी डिफर करती है और इंद्रियों की लिमिटेशन उसमें वर्क कर रही है साथ साथ। ओके, अच्छा विशाल जी, इसमें बोलिए ना, मैं थोड़ा और कोई ऐड करना चाहूंगा। जो आपका क्वेश्चन है बताइए सर। वो शायद एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है आप क्या चाहते हैं, मतलब तो बेसिकली क्या है कि जैन धर्म के हिसाब से जो असली ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, मतलब करेक्ट, करेक्ट, तो अभी क्या है कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी आई है, कंसेप्ट आया है, मतलब तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट लेवल्स, मतलब तो ठीक मन है, पर्याय ज्ञान है ये, जैसे ये ज्ञान है इनका शायद एक लेवल है, अवधि ज्ञान और ये मन पर्याय ज्ञान उनका अलग लेवल है, और केवल ज्ञान का अलग लेवल है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अब जो न्यूरोफिजियोलॉजी के हिसाब से क्या है कि जो मतलब इंफॉर्मेशन मतलब होलोग्राफिक होती है, मतलब जो स्टोर हम्म, होती है मेमोरी वगैरह,
होलोग्राफी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। राइट, लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर कोई भी सिंपल इंफॉर्मेशन होती है वो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो लोकलाइज भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, मतलब तो ओके, दोनों पार्ट होते हैं मतलब उसके अंदर। तो उसमें जो होती है लोकलाइज जो होती है, जैसे वो न्यूरॉन्स की स्टेट जो है कलेक्टिव स्टेट, नॉट जस्ट सिंगल स्टेट, सिंगल स्टेट भी होती है कुछ के अंदर और कुछ में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो दो ढंग की वो इंफॉर्मेशन होती है मतलब। और तीसरा मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी मैंने कुछ स्टडी की है उसके अंदर, तो अभी दो कंसेप्ट आ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दो ढंग की होती है, एक होती है लोकल, एक होती है नॉन लोकल। तो जो भंडारी साहब ने क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात कही थी, उसमें क्या है कि नॉन लोकल इंफॉर्मेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो चाहे मान लो सपोज 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, फिर भी दोनों कोरिलेटेड है, मतलब अगर आप एक की स्टेट चेंज करोगे इलेक्ट्रॉन के दूसरे की ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे होती है वो किसी को पता नहीं अभी, लेकिन होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिए गए हैं इसके ऊपर, मतलब तो उसमें एक तो नॉन लोकल इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट आ रहा है, मतलब और उसके अंदर इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल है नॉन लोकल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो उस केस के अंदर ये जो केवल ज्ञान जो है, मैंने अभी एक आइडिया प्रपोज किया है कि जो केवल ज्ञान है दैट कंप्लीटली करस्पॉन्ड टू नॉन लोकल इंफॉर्मेशन, मतलब और जो मन पर्याय ज्ञान और ये जो श्रुत ज्ञान है दे करस्पॉन्ड टू लोकल इंफॉर्मेशन। जैसे गूगल में होती है, कंप्यूटर में होती है, दैट इज लोकल इंफॉर्मेशन, मतलब और अवधि ज्ञान और मन पर्याय जो ज्ञान है वो ऐसा लगता है कि दोनों इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। ओके। मैं तो ऐसा सर ये जो मेरा जो है ना ये क्वेश्चन, मतलब एक और एक चीज पे मैं थोड़ा बेस कर रहा था कि मान हाँ लीजिए कि लेट्स से टुडे आई एम अ लॉयर, मैंने हाँ एक सब्जेक्ट का मैंने ज्ञान मैंने लिया है, आई हैव स्टडीड दैट सब्जेक्ट। हाँ अब हाँ व्हेन आई लीव दिस बॉडी, मृत्यु हाँ के समय हाँ वो ज्ञान तो पूरा चले जाएगा, मतलब इन माय नेक्स्ट बर्थ हाँ इफ आई हैव टू बिकम लॉयर वंस अगेन, वेरी then again I have to recollect those पुद्गल, I mean नॉलेज, या नॉलेज को मैं पुद्गल कहता हूँ, ठीक एक्सेलेंट है, तो क्वेश्चन। मुझे फिर से उसको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, रीसिंथेसाइज करना पड़ेगा। नहीं अभी सो सुनिए सुनिए, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। मतलब इसका बारे में अभी क्या है कि दो साइंटिस्ट है पेंद्रोस और हेम्ब्रोव, उन्होंने हाँ एक थ्योरी डेवलप की है, मतलब तो उसमें क्या है कि ये क्वांटम फिजिक्स और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बताई भंडारी साहब ने, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करके एक नई थ्योरी आई है क्वांटम ग्रेविटी। ओके, क्वांटम ग्रेविटी, अब उस क्वांटम ग्रेविटी के हिसाब से क्या उन्होंने जो थ्योरी डेवलप की है, आत्मा की थ्योरी डेवलप की है, तो उनके हिसाब से क्या होता है कि बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो साइज तो बहुत बड़ी है, उससे हाँ अरबों गुना कम, मतलब छोटी साइज के हाँ अंदर एक कंसेप्ट आया स्पिन फॉर्म का। जैसे स्पिन होती है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाँ हाफ वैल्यू हाँ देती हाँ, है, हाफ माइनस हाफ, तो वैसे स्पिन फॉर्म का एक कंसेप्ट आया है। तो वो क्वांटाइज्ड स्पिन फॉर्म जो होता है, उस क्वांटाइज्ड स्पिन फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, और वो जो साइज है उसकी 10 टू द पावर माइनस 34 सेंटीमीटर है, मतलब अच्छा, कितनी है, पावर माइनस आने वाली हो समय हो, सेंटीमीटर। सब कुछ तो अब वो होता ओके, क्या है कि वो ये कहते हैं हेम्ब्रोफ और पेंद्रोस के जो आत्मा होती है वो उस लेवल पे ऑपरेट करती है, तो वो हाँ इंफॉर्मेशन जो अपने न्यूरॉन्स में जा रही है वो साइमल्टेनियसली उस स्पिन फॉर्म में भी जा रही है। ओके, तो हमारी बॉडी जब हमारे जन्म के पहले भी हमारा वो है जो इंफॉर्मेशन इस स्पिन फॉर्म के अंदर देती है, क्वांटाइज, उसको क्वांटाइज स्पेस टाइम ज्योमेट्री कहते हैं, मतलब और वो कंसेप्ट क्वांटाइज स्पेस टाइम ज्योमेट्री का अपने जो आत्म प्रदेश की तो बात करते हैं कि आकाश के प्रदेश होते हैं, हाँ आत्म हाँ, प्रदेश होते हैं, उससे बहुत मिलती है, मतलब ओके, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो अपनी, मतलब जब हमारा बॉडी खत्म हो जाएगी तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब उसमें वो सब डिके हो सब गए, जाएगा, खत्म हो हाँ, जाएगा, बट पुद्गल वो सारे वो डिसइंटीग्रेट हो निकल जाएंगे। जाएंगे, लेकिन अपनी जो क्वांटाइज स्पेस टाइम ज्योमेट्री है उसमें वो इंफॉर्मेशन रहेगी, और उसमें पूरी आपके पूर्व जन्मों की जो इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें स्टोर रहेगी, मतलब और इस जन्म में जो आपने कर्म किए हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी उसमें कंटिन्यूअसली, मतलब उसमें जाती रहती है, मतलब और नहीं वो बट सर, डिसाइड,
अगर मुझे विशाल जी नेक्स्ट जन्म में हाँ जी, मुझे अगर नेक्स्ट जन्म में वापस अगर लॉयर बनना है मान लीजिए, तो अगेन आई हैव टू रीस्टडी फ्रॉम ग्राउंड जीरो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल है इन प्रिंसिपल कि हाँ। उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सको, मान लो, अच्छा। मतलब आप, हाँ यस, तो अब जो बहुत से जो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें अब हाँ। ऐसा लगता है कि वो जो स्पिन फॉर्म की इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस की जा सकती है, मतलब ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक, मतलब तो उनका जो अच्छा। थ्योरेटिकल मॉडल है इट इज अ वेरी एक्साइटिंग मॉडल, मतलब ये बहुत विशाल जी interesting बात है। मैं आपको रिक्वेस्ट हाँ करूंगी, जी। आपकी इंक्विजिटिवनेस को मैं सही में मतलब मान रही हूँ, पर बाकी लोग वेट करें, फिर आप नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात आपका टॉपिक ना अपने ना ना वापस लेंगे। पर महेश ना पाटिल जी कोई बात ने नहीं। और वर्षा ना शाह ना जी ये ने सब ना दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए, ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट है, दे शुड नो, नहीं चाहे वो सही उसका मतलब 10% ही समझ में आवे, मतलब दे शुड नहीं नो, मतलब सही हाँ, बात नहीं, है। कोई भी क्वेश्चन दिल हो रहा है तो उसको अच्छी तरह से समझिए, आधा अधूरा उसको समझने से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, So, चलो। हाँ, तो विशाल जी आपका क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं मतलब नहीं नहीं अभी नहीं नहीं समझ में कंटिन्यू कीजिए, अब समड़ी जी की आज्ञा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती उसके। नहीं, क्योंकि वो फिर क्या है, क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है और उत्तर सही मिल रहा है तो उसमें फिर बीच में अगर उसको ड्रॉप कर देते तो वो बताने वाला भी फिर उसके वापस उसके दिमाग में वो आइडियाज क्लिक नहीं करते हैं ना, सही। पूछने वाले के दिमाग में सही click सही करते हैं। सही So ये we जो have to learn by this dialogue. अच्छा, इसके ये जो अलावा पोखरणा समझी से जी एक बात और है और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो साइंस है, साइंस की जो नई नई डिस्कवरीज होती जा रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वो जैन धर्म की ओर आ रहा है, मतलब साइंस जैन धर्म की ओर आ रही है, मतलब तो अपने को गर्व होना चाहिए इस बात का एक्चुअली, मतलब तो स्पेस और ये अभी ये जो क्या नाम है, विशाल जी ने जो क्वेश्चन किया कि इस जन्म में आए लॉयर हैं और लॉयर का इनको नॉलेज है अच्छी तरह से, तो नेक्स्ट में जैनिज्म मानता है कि नॉलेज जो है वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जन्म में भी, और इसीलिए गिफ्टेड बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं। उसका कारण क्या है, वो पास्ट लाइफ में उस सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट रहे हुए हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो प्लेयर हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के नॉर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनको उस सब्जेक्ट का वो बचपन से उनको गिफ्टेड बच्चे होते हैं और प्रोफेसर बन जाते हैं छोटी सी उम्र में भी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो इसका मतलब है कि ही वाज द वेरी ग्रेट एक्सपर्ट इन हिज पास्ट लाइफ और वो नॉलेज कैरी ऑन हो रहा है उसका। आप वो डेथ के टाइम में होता है कि वो सब इंफॉर्मेशन दिमाग से जब भूल जाते हैं, इसलिए वो रिवाइव नहीं होती नेक्स्ट लाइफ में। परंतु जो लोग पीसफुली डाई करते हैं और एक्सपर्ट होते हैं बड़े, तो वो नेक्स्ट लाइफ में वो उनका एक्सपर्टीज सामने आता है, बचपन से ही सामने आ जाता है। और इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि दूसरे जन्म के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन है उनके पास, वो ज्ञान उनके पास है, लेकिन बाई चांस अगर ज्ञानावर्णीय कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म है तो वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय करते रहे वो, तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब ये बहुत से केसेस में ऑब्जर्व किया जा रहा है अभी, मतलब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों के, मतलब जो मतलब 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, और उनको क्या क्या चीजें याद है, मतलब ये फैक्ट है, मतलब कोई डाउट नहीं है, मतलब। Can we take some more questions now? Mahesh Patil. Good evening, sir. Good evening. In a perfect singularity of universe, okay, does conscious exist or conscious is a part of duality? Excellent question. हाँ सर, आप ही आंसर करिए, दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो, answer because this is a little bit all out of scope of this lecture actually, but Pokarna साहब is very knowledgeable, आप he जरा will answer. आप अपना वीडियो ऑन करिए ना जरा, आपके दर्शन भी करें थोड़े। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर एक साइंटिस्ट है एडवर्ड क्लोज, और उनका एक फ्रेंड है, वो वर्णन नेपे उनका नाम है। उन्होंने मतलब, और ये जो भंडारी साहब ने जो डिस्कस किया था क्वांटम इंटेंगलमेंट, मतलब तो उसके हिसाब से ये कंसेप्ट आ रहा है कि वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर।
और दूसरा क्या है, जो अभी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फोटॉन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट टिल वी ऑब्जर्व। ठीक है, तो जब अगर वो है जब अपन ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये बोहर और आइंस्टीन के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, और अभी ये ऐसा हो रहा है कि आइंस्टीन इज फाउंड टू बी रॉन्ग एंड बोहर इज फाउंड टू बी करेक्ट। और वो ये आर्ग्यूमेंट है कि दीज थिंग डोंट एग्जिस्ट टिल वी मेक ऑब्जर्वेशन। अब उसको आगे बढ़ाते हुए वो एडवर्ड क्लोज ने किताब लिखी है ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स। उस ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स में उन्होंने एज्यूम किया कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं चीजें जब तक, तो हमारे ब्रेन में जो मानते हैं कि न्यूरॉन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, टिल वी मेक मेजरमेंट्स या वी ऑब्जर्व, हमारे लिए वो चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती, इट हार्डली मैटर्स। मतलब इसी कंसेप्ट को उन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। उन्होंने कहा है कि जो नॉलेज है वो इट इज नॉट स्टोर्ड इन द न्यूरॉन्स एंड दिस, मे बी इट इज देयर, बट अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर है इट हैज टू बी नॉन फिजिकल। उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि अल्टीमेट जो ऑब्जर्वर है इट हैज टू बी नॉन फिजिकल। और अगर वो नॉन फिजिकल है और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है तो वो अपने आत्मा के कंसेप्ट से बहुत मेल खाता है कि जो आत्मा है वो नॉन फिजिकल है पर उसमें अनंत ज्ञान है। तो उस केस को फिर आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो परफेक्ट सिंगुलरिटी है वो सिंगुलरिटी जो है वो क्या है कि मेटेरियलिस्टिक डोमेन में आती है। मतलब तो सिंगुलरिटी सब कुछ निकल के आया, मतलब जैसे, तो वो कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो इट वाज देयर बिफोर दैट सिंगुलरिटी आल्सो, दैट वाज इट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग आल्सो, मतलब बिकॉज इट इज नॉन फिजिकल। वो एक किताब है हमारे पास है, वो आप उसको पढ़िए, आपको यू विल बी वेरी हैप्पी टू रीड एंड यू विल गेट आंसर टू मेनी क्वेश्चंस। ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स बाय एडवर्ड क्लोज, 1995 का पब्लिकेशन है वो, वंडरफुल बुक। और ऐसे बहुत से कंसेप्ट आ रहे हैं, अभी बहुत से कंसेप्ट आ रहे हैं ऐसी, कोई लेटेस्ट जो बुक्स आई है लास्ट 5 इयर्स के अंदर, उसमें जबरदस्त कंसेप्ट आ रहे हैं। मतलब और इवन बिग बैंग की जो थ्योरी है, परफेक्ट सिंगुलरिटी की जो थ्योरी है, उसको इंडियन साइंटिस्ट हैं एक शिशिर रॉय जो हमारे ग्रुप में है, उनके ग्रुप ने उसको चैलेंज किया बिग बैंग की थ्योरी को, और उनकी लेटेस्ट वो स्टडी है, और उसमें उन्होंने प्रूव किया है कि जो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की थ्योरी है वो सही है, जो नार्लिकर ने प्रपोज की थी, मतलब नार्लिकर और होयल ने। तो उस केस में जो परफेक्ट सिंगुलरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब वो इट मे नॉट बी देयर, मतलब। और उनके ऑब्जर्वेशन बहुत जोरदार है, उन्होंने 1.5 लाख क्वासर्स के डेटा का एनालिसिस किया है, और वो एनालिसिस करके उन्होंने निकाला है रिजल्ट के जो रेड शिफ्ट आता है, वो रेड शिफ्ट के अंदर दे हैव ऑब्जर्व्ड सम काइंड ऑफ पीरियोडिसिटीज, उसमें पीरियोडिक पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं, और उन पीरियोडिक पैटर्न के हिसाब से उन्होंने पता लगाया है कि वो जो डेटा आ रहे हैं उसके अंदर वो जो होल कंसेप्ट जो है बिग बैंग का, इट माइट नॉट बी देयर एट ऑल। वो जरा देखिए, मिस्टर शिशिर रॉय के पेपर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर रॉय, ठीक है। तो उस केस में अगर स्टेडी स्टेट तो है, तो जैन धर्म के हिसाब से फिर वापस आएगा कि आत्मा उसके पहले भी थी और बिग बैंग के पहले भी थी, अगर है तो। और अगर बिग बैंग नहीं है तो स्टेडी स्टेट की थ्योरी के हिसाब से भी कॉन्शियसनेस उसको। और वो जो एडवर्ड क्लोज का जो कंसेप्ट है उसमें उन्होंने टीडीवीपी मॉडल डेवलप किया, आप जरा सर्च करो इंटरनेट पे टीडीवीपी मॉडल, टीडीवीपी मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद पोखरणा साहब और वो पाटिल नहीं जी। वो और महेश, हाँ पाटिल जी, हाँ ओके, सवणी जी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ कह दीजिए। सॉरी नहीं नहीं। नहीं मैंने कहा वो मैं महेश तो जी एक्चुअली पोखरणा साहब को रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपका ये जो ज्ञान है उससे हम बाकी सब पार्टिसिपेंट को और हमको भी लाभान्वित कीजिए, और इसके ऊपर आप एक सीरीज लीजिए हमारी 3-4 से, जो भी लेक्चर्स आपको कंफर्टेबल। हाँ ऐसा कुछ प्लान कीजिए, टाइम दीजिए हमें। पक्का पक्का पक्का, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट को इन सब क्वेश्चंस है, तो अच्छा भी रहेगा। यस, और हाँ आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे वो सब। हाँ वर्षा शाह जी, आप अपना प्रश्न कुछ कहना चाहिए? स्टोर में एडजस्टमेंट ला सकते हो वर्षा शाह जी। वो ये अपना मून और ऑब्जर्वर का जो बात चल रही थी ना, तो यहाँ पे बुद्धिज्म का मंतव्य सिमिलर है।
कि आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है, जो भी है ना वो हमको ऐसा दिखाई देता है। तो बुद्धिज्म में बहुत सिमिलर है। तो वर्षा जी, ऐसा है कि मेन पॉइंट ऑफ माय कोटिंग दैट रिमार्क फ्रॉम आइंस्टाइन, एक्चुअली ही मेड दैट रिमार्क दैट मून डजंट एग्जिस्ट व्हेन वी डोंट लुक एट इट, इज ओनली टू से that the observer and the observed coexist, they exist हाँ, together, one is not हाँ, independent of the other. ओके। तो वो इतना ही बताने के लिए मैंने किया था ये स्टेटमेंट। आपने But ज्ञाता और basically- ज्ञेय का कि ज्ञाता और ज्ञेय उसका भी बात की थी। हाँ, ज्ञाता और ज्ञेय, they coexist, they are not independent of each other and cannot exist in isolation. नहीं तो ये इसका सब इसका ये क्या क्वांटम मतलब फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, क्वांटम फिजिक्स का, इसलिए मैंने ये बताना आवश्यक समझा इस लेक्चर में। नहीं, पर इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई उस ऑब्जेक्ट को जानने वाला नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसको जानने वाला उस समय एग्जिस्ट कर ही रहा है। जरूरी नहीं है कि वो उसको देखना चाहे, वो अगर आंखें बंद करके बैठा है, वो ऑब्जेक्ट उसे नहीं दिख रहा है तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? No, it is not, I cannot explain that, it is not to be explained, but जब ये जो नॉन लोकल जो बताया कि the particle, excuse me, I have some problem. जो एक्चुअली ये सब स्टेटमेंट ये बताने के लिए किया है कि ए पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट टिल इट इज ऑब्जर्व्ड। जब तक आप इलेक्ट्रॉन का मेजर नहीं करेंगे वेदर इट इज ए वेव और ए पार्टिकल और इट इज देयर और इट इज नॉट देयर इज नॉट क्लियर। सो पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट अनलेस इट इज ऑब्जर्व्ड। ये बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए गए और उस पे आइंस्टाइन ने रिमार्क किया था दैट इज नॉट टू बी प्रूव्ड कि मून डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन यू क्लोज। ही सेड इट मींस he extended from electron to moon just to make the point. This statement is just to make the point that there are millions of electrons going around in my room. Whether they exist in reality or they don't exist. But if I put a detector which measures the wave property, then I'll find wave property, then it exists as wave. If I put a particle detector and it measure it, then it exists as a particle. So together. These are the only 2 points I wanted to make by that statement. ओके, क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध में इसके अंदर समझी जी, मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। ओके, हाँ, उसमें एक तो ये है कि अपना जो जैसे जो मतलब शादवाद है, शादवाद के हिसाब से वो जो सप्तभंगी का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन, इसको डॉक्टर डीएस कोठारी ने यूज किया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं पार्टिकल है, तो वेदर इट इज रियली पार्टिकल और शादवाद के जैसे देखे तो इट मे नॉट बी ए पार्टिकल, इट मे बी ए वेव। तो वो सप्तभंगी की एप्लीकेशंस में उसमें डॉक्टर डीएस कोठारी ने लगाया था। तो जो भगवान महावीर का जो संदेश है ये अपने शादवाद का, ये क्वांटम फिजिक्स में लगता है, ये अपने को समझना है। और डॉक्टर डीएस कोठारी ने इसको बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया था। दूसरा, जो ऑब्जर्वेशन की जो बात हो रही है उसमें क्या होता है कि ये जो श्रोडिंगर का जो वेव फंक्शन है, वो वेव इक्वेशन है, वेव फंक्शन है, तो इसको कहते हैं कि वेव फंक्शन उसको पूरे क्वांटम फिजिक्स का जो फिनोमेना उसको डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन की बात होती है तो वेव फंक्शन का रिडक्शन होता है, मतलब उसको रिडक्शन, वो उसको कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन कहते हैं। मतलब
और वो वेव फंक्शन जो कोलैप्स होता है तो वो है जो वो किस ढंग से कोलैप्स होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो। मतलब अगर उसका पार्टिकल फॉर्म देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो उसका जो कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन होगा वो केवल उसका पार्टिकल एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करेगा। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अलग ढंग का है जो मतलब केवल उसका वेव एस्पेक्ट देखने के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो वो जो वेव फंक्शन कोलैप्स होगा वो उस ढंग से होगा कि वो आपको लगेगा कि वो जो मतलब उसकी वेव प्रॉपर्टी के वो डिस्प्ले करेगा। मतलब ये एग्जैक्टली भगवान महावीर का जो शादवाद का सिद्धांत था उसको ब्यूटीफुली प्रूव करता है। मतलब और दूसरा लास्ट की बात कहूंगा, जो चंद्रमा की जो बात की थी ना, तो वो चंद्रमा बेसिकली क्लासिकल लेवल पे है, उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह है, मतलब वो क्लासिकल लेवल पे है। तो खाली आइंस्टाइन ने कहा था वो खाली एक कहावत के रूप में लेना चाहिए उसको। मतलब पर वो जो एक्चुअली चीज है वो क्वांटम लेवल की है। मतलब तो वो उसको इंटरप्रेट करना उचित नहीं है। मतलब चंद्रमा के उदाहरण से वो केवल एक उपमा दी गई है। मतलब जो अपने उपमा कहते हैं ना, उपमा तो दी गई ये है। मतलब मैं जस्ट इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जैन दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जो संबंध की चर्चा होती है तो उसमें ये है कि ज्ञाता का अस्तित्व अपना स्वतंत्र है और ज्ञेय यानी जिस किसी पदार्थ को आप जान रहे हो, चाहे वो वेव को जाने, चाहे पार्टिकल को जाने, किसी और प्लेनेट को जाने या किसी भी ऑब्जेक्ट को जाने, वो ऑब्जेक्ट का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब आप उसे किस तरह से देख रहे हैं या कितना देख पा रहे हैं ये आपकी अपनी लिमिटेशन है। इसके आधार पर ये कहना कि अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जर्वर है, ये थोड़ा स्टेटमेंट फिलोसॉफिकली इसको रॉन्ग माना जाता है। और दूसरा ये है कि जैसे न्यायवाद का सिद्धांत है, न्यायवाद में ये माना जाता है कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट वहां पर है बट उसका अपना भी एंगल काम कर रहा है कि वो पूर्व से देख रहा है कि पश्चिम से देख रहा है, उत्तर से देख रहा है कि दक्षिण से देख रहा है, तो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है उस पदार्थ का स्वरूप उसके सामने किस तरह का आता है। तो पदार्थ इंडिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, आपकी अपनी जो बीच में जो नोइंग जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस की अपनी लिमिटेशन है और लिमिटेशन के कारण आपको पदार्थ अलग अलग रूपों में या अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रूपों में वो दिखाई देगा। हाँ, तो ये एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वो वेव फंक्शन कोलैप्स का जो कंसेप्ट है उसमें फिट होता है, क्योंकि वो आपकी मतलब इच्छा क्या है दिखाने की, मतलब उसका कौन सा रूप देखना है, वेव का रूप देखना है, पार्टिकल का रूप देखना है, वो आपके हाथ में डिसाइड करना है। मतलब तो अपने अनंत पर्याय की बात करते हैं। मतलब तो अनंत पर्याय में से आपकी अटेंशन किधर है, किस चीज को देखने की है। तो वो अगर पार्टिकल को देखने की है तो वेव फंक्शन जो कोलैप्स होगा वो पार्टिकल रूप दिखाएगा। अगर है जो आपकी इच्छा मतलब उसका है जो वो अपने वेव रूप वो देखने की है तो वेव फंक्शन जो कोलैप्स होगा वो उसको मतलब वेव रूप दिखाएगा। तो ऐसे मतलब ऐसे अपने तो दोनों में इंटरप्रिटेशन में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, दे लुक लाइक सेम। मतलब ये मेरे ख्याल से आज के लेक्चर की बहुत बड़ी मतलब वो होगी शायद मतलब डिस्कवरी हो गया है। मतलब अब मूल बात ये समझना है कि ज्ञाता और ज्ञेय का अस्तित्व स्वतंत्र है। ज्ञाता जो है वो उसको जानने वाला है, ज्ञेय उसका विषय है, किंतु अस्तित्व जहां तक प्रश्न है दोनों का इंडिपेंडेंट है, किसी का अस्तित्व किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपका उसके बारे में जो नॉलेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिमिटेशन पर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू कैन नो और फ्रॉम विच एंगल यू कैन सी। ठीक है ना, या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, डिटेक्टर लगा करके देख रहे हैं तो कौन सा वेव डिटेक्टर आप लगा रहे हैं या पार्टिकल डिटेक्टर लगा रहे हैं और उसके कारण से उसकी फीचर्स वैसी सामने आ रही है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू आप डिटेक्ट कर रहे हैं कोई चीज, उनकी अपनी लिमिटेशन पदार्थ अपनी जगह तो है ही है, वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। आपने नहीं भी देखा तब भी एग्जिस्ट कर रहा है और आप देख रहे हैं तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखने के समय में आपकी अपनी लिमिटेशन वर्क कर रही है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए उसकी अपनी लिमिटेशन वर्क कर रही है वहां पर। और जो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कौन करता है, इंस्ट्रूमेंट जो डिसाइड करने वाला है वो हमारी आत्मा है बेसिकली। मतलब तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा रखना है वो विचार मेरे अंदर से आ रहा है। मतलब मेरी इच्छा इसका वो रूप है तो वो इंस्ट्रूमेंट में वैसा सेट जो वो सेट करूंगा। अगर मेरे को वो रूप देखना है तो मैं इंस्ट्रूमेंट वैसे सेट करूंगा। मतलब वो मेरे हाथ में है। मतलब बिल्कुल तो अपने को इंडिपेंडेंट अस्तित्व मानना चाहिए। सिद्ध सेन दिवाकर ने संमति तर्क प्रकरण ग्रंथ लिखा है
उसमें हाँ। उन्होंने नॉलेज की प्रोसेस के बारे में बात कही और वेदांत फिलॉसफी के बारे में स्पेशली ये बात होती है कि आत्मा जो भेद पदार्थ जगत में जो भेद दिखाई दे रहा, डाइवर्सिटी या आप डिफरेंसेस जो नजर आ रहे हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो जैनिज्म ने इसको, इस तर्क को, आर्गुमेंट को कट करते हुए कहा कि अगर पदार्थ जगत में विविधता नहीं है तो आप अपने आप कैसे देख सकते हैं? आप ये बताइए कि आपके सामने 5 ऑब्जेक्ट हैं और पांचों के कलर डिफरेंट है, तो आप उसको कलर डिफरेंस वो आप अपनी ओर से इमेजिन कर रहे हो, अपनी ओर से एक्सपोज कर रहे हो, या वो पदार्थ में जो कलर है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो? तो पदार्थ अलग अलग कलर में है तभी तो आप किसी को नीले रंग का, किसी को पीले रंग का, किसी को हरा, किसी को लाल, किसी को सफेद बता रहे हो, क्योंकि उतने कलर के वो पदार्थ बाहर में है। ऑब्जेक्ट का अपना एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो वो डिफरेंसेस भी पदार्थ के अंदर है और इसीलिए आपकी नॉलेज में आ रहे हैं। आप अगर इमेजिन कर रहे हो तो आप एक ही प्रकार का क्यों नहीं इमेजिन किया? आपने डिफरेंट कलर क्यों इमेजिन कर लिया और कैसे कर लिया, किस आधार पे कर लिया? So everything is not imagination or mental projection. There is some reality outer of your consciousness. हाँ, और इसके अलावा इसमें क्या है कि वो जो कंसेप्ट आ रहा है कि मिरर का कंसेप्ट, मैंने 47 शक्तियों के बारे में बताया ना, तो उसमें मिरर का कंसेप्ट आ रहा है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो 5 कलर है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर भी वो 5 कलर होंगे तभी तो इंटरप्रेट कर पाएगा कि हाँ ये कलर वो है, ये कलर वो है, ये कलर वो है। तो ऐसे एग्जैक्ट नहीं ये तो ये सही तरीका नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप नहीं, एक मिनट उसका जो फिजिकल वर्ल्ड में जो बॉडी है उसके जो मान लो 5 कलर हैं, तो वो 5 कलर की इंफॉर्मेशन हमारी आत्मा में है। यस, ठीक है ना? तो अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो मतलब वो उसको जज कैसे करेगा कि ये ब्लू है या रेड है या ये है? तो उसका ज्ञान आत्मा में है, मतलब वो पक्की बात है। मतलब हाँ, तो वो कह सकते हो आप, कलर है उस नहीं, आत्मा तो कलरलेस है, बट वो कलर की इंफॉर्मेशन उसमें है, मतलब यस, उसकी कैपेसिटी है कि वो हर चीज को जिस रूप में जैसी है वैसी देख सकती है। एग्जैक्टली उसकी ये कैपेसिटी है, उसी में यही तो एबिलिटी है, इसीलिए तो वो आत्मा है। बिल्कुल, तो ये उसकी पावर है, उसमें ट्रेमेंडस पावर है। अनंत चक्षु कहा जाता है ना, अनंतों को अनंत चक्षु कहा जाता है। अनंत चक्षु यानी वो अनंत पदार्थों को अनंत दृष्टियों से भी देखने में समर्थ होते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आइए, अपने जसवंत सिंह साहब को कुछ पूछना है। जसवंत जी बोलिए। पूछना नहीं था, हाँ जी, वो मैं खाली कहना चाहता था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सब कवर हो जाता है। बिल्कुल। और एक्चुअली जसवंत जी, अभी ये जो ये दीपक चोपड़ा जी है ना, दीपक चोपड़ा जी, हाँ जी, उन्होंने एक किताब लिखी है अभी, उसका टाइटल है यू आर द यूनिवर्स। एग्जैक्टली। वो रियली पढ़ने लायक है, बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया है इन चीजों का। मतलब वो हमारे पास है वो किताब, आप आएंगे तब आपको दिखाएंगे वो किताब। बराबर है, वही तो बात है ना, कि अपनी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि देखेगी।